नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो है यह क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, जिसमें हम बिहार स्पेशल का स्पेशली जो है प्राचीन काल का क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं और इसमें उसी सीरीज को शामिल कर रहा हूं जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है। ऐसी कंडीशन में व्याख्या के साथ और ट्रिक के साथ में आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों की तरह, जिसमें कि बिहार स्पेशल आपकी जुबान पे आ जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि बिहार स्पेशल में अगर मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य हो या फिर मगध साम्राज्य हो, ये सुन के ही डर लगती है कि इसमें क्या क्या होगा, उसमें भी बिहार के लिए पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम यहां पे आके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो आज का सीरीज जो चलेगा मौर्य साम्राज्य चलेगा। इससे पहले जो है हमने मगध साम्राज्य बताया था, अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप हमारी पूरी वीडियो में जो भी देखना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप वहां पे जाके किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में हमारी ऑलरेडी पटना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों संस्था अवेलेबल है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के नाम से, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात जो होता है, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके से आपको लाइक बना दिया जाए कि आसानी से आप जो है एसडीएम पोस्ट तक पहुंच सकें। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का नंबर जो है 9334710148 पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आइए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है और कितना नंबर आ रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमने आपको बताया था, याद कीजिए अच्छे तरीके से, अगर याद होगा तो हमने बताया था कि यहां पे जो है, एक सेकेंड, हाँ, नंद वंश के, ध्यान रखिएगा, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद के ही दरबार में रहते थे चाणक्य, और चाणक्य की बेइज्जती वहां पे की गई थी, ऐसा माना जाता है और है भी इतिहास। और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने आप को ठान लिया था कि मैं जीते जी नंद वंश का नाश कर दूंगा, और वही काम चाणक्य ने किया और इस काम के लिए सबसे योग्य और सुयोग्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। उसने खुद को गुरु और चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की मृत्यु करके नंद वंश का समाप्त करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया। क्लियर रहेगा ना? एक चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे है और एक चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश में है, जिसने साम्राज्य का विस्तार दिया। यह अलग बात है, यह अलग बात है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया, लेकिन उसका विस्तार जो है सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त ने दिया था। तो दोनों गुप्त ही है, कभी कंफ्यूजन गलती से मत कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो जरूर बड़ी बढ़ रही है, लेकिन मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो वहां भी गुप्त, यहां भी गुप्त, यहां चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का है और वहां पे चंद्रगुप्त जो है वो कहां का है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश का है। क्लियर है ना? यहां चंद्रगुप्त मौर्य होगा, वहां चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पकड़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र जो थी इसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाते जाइएगा, कितना आंसर सही होता है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया था? अभी जस्ट ऊपर में ही बताया हूं, जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या कौटिल्य भी कहा जाता, तीनों नाम याद रखिएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों का एक ही नाम है, चाणक्य का ही नाम है, याद रखिएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्लियर है ना? चलिए आते हैं, नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 320 का। इसे भी कहते हैं ना, अगर भूल जाए, सुजीत सर भूल गए, अब बताओ, कोई टिक लगा के बताओ तो 320 ही करते हो,
याद कीजिए, जब भी कोई गलत काम आप करते हैं, धोखेबाजी का काम, तो सीधा मम्मी क्या कहती है, या परिवार वाले लोग या समाज वाले लोग 320 करना बहुत सीख गए हो। तो कभी आप भूलिएगा, आप जिंदगी में लगता भी है 320 मतलब क्या, गलत काम करना। 320 मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, यानी कि मौर्य वंश, जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी स्थापना जो है 320 करते हो। और इसके जो प्रथम शासक हुए वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5वां नंबर, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज आया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हेंगसांग किसके दरबार में आया था, अब जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तब तो मैं जानूं कि हाँ आपको आता भी है कि नहीं। चलिए 5वां के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। कब आगमन हुआ था मेगास्थनीज का, तो इसका सही आंसर जो होगा 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र कब आया था, तो 315 ईसा पूर्व में आया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और 320 करते उससे 5 साल पहले मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आ गया था। और किसके दरबार में आया था, पाटलिपुत्र तो आ गया था, लेकिन उस समय किसके दरबार में आया था पहली बार, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में भेजा था। और यही मौर्य साम्राज्य का स्थापना 320 में हुआ था, और जिसके प्रथम संस्थापक जो रहे वो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आप लगता है कि आप कभी भूल पाइएगा, उतना नहीं पढ़ पाइएगा जितना ये सुन के आपको समझ में और याद हो जाएगा, है ना। चलिए 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धीरे चलेंगे लेकिन अच्छे तरीके से चलेंगे। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। किस शासन काल के समय में, तो 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध पर 12 वर्ष का जो है भीषण अकाल पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य ने ही किया था। याद कीजिए, चाणक्य ही गुरु थे। जब घनानंद को क्या किया, मौत के घाट उतरवाया, नंदवंश की समाप्ति जो किए थे वो किसने किए थे, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद जो थे उनकी मृत्यु की गई थी। याद हो गया ना। और 320 ईस्वी में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर, पेन और पेपर लेके बैठिएगा जरूर, क्योंकि मुझे सही आंसर चाहिए आपसे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने की वजह से जो है भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। और इंडिका किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज का इंडिका है। याद रखिएगा, वही मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है ना। 320 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब हमें लगता है आपका गलत नहीं होगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो इसका सही आंसर होगा 12 का एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मैंने बताया था ना, नंद वंश घनानंद की मृत्यु करके ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। याद कीजिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो 14 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। यही कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और यही चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों का एक ही नाम है जिसने अर्थशास्त्र की रचना किए थे। कभी विष्णुगुप्त भी रहेगा तो गलत मत मारिएगा, कौटिल्य रहेगा तब भी गलत नहीं मारिएगा, और चाणक्य रहे तब भी गलत मत मारिएगा। और जब अर्थशास्त्र, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की चर्चा जो है इनमें से किसकी की जाती, तो अर्थशास्त्र लिखा था और अर्थव्यवस्था की जरूर ऑप्शन में रहता है। तो गलत है, अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि राज व्यवस्था के बारे में उसमें चर्चा है। याद रख लीजिए आज ही, अर्थव्यवस्था नाम है किताब का, लेकिन उसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो वहां के सत्ता शासन के बारे में है, यानी राज व्यवस्था के बारे में। याद रख लीजिए आप। चलिए 14 के बाद 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज की, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। उसी में जो है विस्तृत वर्णन पाटलिपुत्र का मिलता है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाते दरमियान जो है ना, और इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको। चलिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का मौत की घाट उतार के बिंदुसार जो है गद्दी पे बैठ जाता है ना। ध्यान रखिएगा, यहां क्या है? बिंदुसार है, और बिंबिसार जो है वो कौन है? तो मगध साम्राज्य के मगध साम्राज्य में बिंबिसार थे। क्लियर है ना? हर्यक वंश के संस्थापक यही तो हैं, बिंबिसार ही तो हैं। और बिंदुसार जो है ये कहां पे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी मौर्य साम्राज्य के हैं, जो कि दूसरे शासक के रूप में आए थे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक के बारे में आगे जाके अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतापी राजा बनता है। इसने ही धम्म नीति के तहत जो है सारे युद्ध से अपने आप को संन्यास ले लिया। तो कई बार अगर मेंस लिखने का आपको सौभाग्य मिलेगा तो वहां पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अहिंसा का पुजारी। अलग बात है मॉडर्न इंडिया में गांधी को हम देते हैं, कहीं ना कहीं गांधी से पहले अगर प्राचीन काल में किसी को देखते हैं तो वो चीज आपको देखने के लिए मिलता है कब? कलिंग विजय के बाद अशोक में मिलता है। पूरे तरीके से अहिंसा को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है और हिंसा का त्याग कर लेता है। तो ये चीज याद रखिएगा तो कभी गलती नहीं होगी, है ना। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, इनमें से किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13 में मिलता है। याद रखिएगा, शिलालेख 13 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 के बाद 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय। तो 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के टाइम में ही। याद रखिएगा, अशोक जो था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था इसी के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? 20वां नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगली पुत्र तिस्त। ऐसा ये क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां फिर भी ध्यान रख लीजिए, मुगली पुत्र तिस्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21वां नंबर, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अगर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है तो अशोक मारिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय, तो इसका सही आंसर जो होगा 22वां का, वो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 251। याद रखिएगा 251। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 23वां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अभी जस्ट ऊपर में ही बताया कलिंग में, उसके बाद जो है पूरे तरीके से यहीं के बाद जो है धम्म नीति ले आया और पूरे तरीके से युद्ध से अपने आप को संन्यास धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर, किस युद्ध में भारी तबाही और जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दिया था? तो अभी ऊपर में ही बताया कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध कहां हुआ था? तो कलिंगा यूनिवर्सिटी, याद कीजिए उड़ीसा में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कलिंग उड़ीसा में। इस युद्ध में करीब करीब लाखों लोग की मौत हो गई थी और इतने ही लोग जो है अपंग हो गए थे। तो जिनकी मौत हो गई थी उनकी लाश को जलाने के लिए जमीन तक नहीं मिल पाई थी। ऐसी स्थिति हो गई थी, लाश ऐसे ही सड़ गया था, गल गया था, चील कौवे खा गए थे। तो कहिए क्या सर आप देखे थे? नहीं, मैं देखा नहीं हूं, ये इतिहास बताता है। और इसी चीज को देख के, क्योंकि हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होती है, और उस टाइम में जहां पे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक शादी तो छोड़ दो, दो दो तीन तीन शादियां की जाती थी, युद्ध करना पड़ता था। और वैसे कंडीशन में जब इतने लोग की मृत्यु होगी तभी तो हृदय परिवर्तन होगा। ये तो सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट है अशोक का धम्म नीति जो है था, ये अशोक का धम्म नीति था क्या? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति और आचार संहिता था धम्म की। हमें नीति के साथ और आचार संहिता के साथ किसी भी तरीके की कोई भी हिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहां स्थित था? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा किया? यानी धम्म यात्रा के तहत पहला यात्रा जो था अशोक का वो कहां पे था? तो ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में था। सीधा सा मतलब है बोध गया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी थी, जो कि आज के टाइम में फल्गु नदी वही कहलाती है, जो गया वाला क्षेत्र में बहती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 28वां नंबर। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? बोध गया की यात्रा 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में, 8वें वर्ष में इन्होंने जो है कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था और यहीं से धम्म नीति। और 10वें 2 साल के बाद जो है, दूसरे साल 2 ही साल के बाद में, उसके बाद इन्होंने पहली बार जो है यात्रा के लिए, धम्म यात्रा के लिए बोध गया गए थे। याद रख लीजिएगा ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 29 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से हुई है। याद रखिएगा अशोक के जो स्तंभ लेख हैं बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो चंपारण से। वही चंपारण जहां से गांधी ने क्या किए थे? सत्य और अहिंसा पे, ध्यान रखिएगा, सत्य और हिंसा नहीं, अहिंसा पे जो है पहला सत्याग्रह हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति के लिए। और 3 कठिया पद्धति वही था जो 1 बीघा की जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिशियर्स ने। और इसी को तोड़ने के लिए गांधी ने सबसे पहला मूवमेंट जो किया था वो चंपारण में ही किया था। अब याद रह जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है।
बिहार से प्राप्त करने वाले नहीं है। इनमें से कौन है? नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुमीन देई, क्योंकि ये बिहार से नहीं बल्कि ये नेपाल के लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, बाकी सब बिहार से ही है। चाहे लौरिया रेंज हो, लौरिया नंदनगढ़ हो या रामपुरवा हो, ये सब के सब जो है चंपारण में ही, पश्चिम और पूर्वी चंपारण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो 31 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र। ये तो ऐसे भी याद ही रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। जब हम लोग मौर्य कला पढ़ेंगे और सौभाग्य मिले कि आपको मेंस लिखने का मौका मिले, तो ये इतिहास हम ही पढ़ाएंगे आपको, और इतना मजा आएगा कि सच में मजा आ जाएगा। लगेगा कि हाँ इतिहास अब पढ़े हैं। वाकई में इतिहास पढ़ना बच्चों का खेल है। बस कुछ लोगों ने आपके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर में जो है करप्टेड जो है वायरस डाल दिया गया, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर से प्यार हो गया है, चाह के भी उस सॉफ्टवेयर को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उसको रीइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिए, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो कहां स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुम्हरार में, जो कि यहीं पटना में ही है, कुम्हरार में था। कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार कहें या फिर कहें राजमहल का अवशेष मिला है। ऐसा अवशेष जिसको देखने के बाद ऐसा फील होता था, जो भी विदेशी यात्री आते थे वो फील करके जाते थे कहीं ना कहीं ये देवों का बना हुआ है, मतलब क्या देवताओं का बनाया हुआ है। जबकि सच बात था वो राजमहल जो था या सभागार था वो किसका बनाया हुआ था? मौर्य साम्राज्य में बना हुआ था, लेकिन देखने में लगता था कोई देव इसे बना के गए। खैर मेंस में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहां याद रखिएगा कहां? कुम्हरार में। और कुम्हरार कहां? यहीं पटना में। हमारी संस्था से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था, इसकी शान शौकत के मुकाबला ना तो सूसा से और ना ही बेतना से कर सकते हैं? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है, मैंने आंसर इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन में फिर वही आएगा, तो इसलिए फिर से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा एरियन ने, ऑप्शन नंबर सी, एरियन ने कहा था, और मैंने बताया भी हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों के द्वारा निर्मित किया गया है? तो 35 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेंगसांग। जो अभी बताए थे ना कि देवों का बना हुआ, हेंगसांग का ही बना हुआ। और ये हेंगसांग कौन है? अगर मैं पूछूं कि हेंगसांग कौन है, तो ये हेंगसांग किसके दरबार में आया था? तो हे हो से हेंगसांग और हो से हर्षवर्धन। याद रख लीजिए, जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। हेंगसांग हर्षवर्धन के दरबार में या हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, और इसने ही जब मौर्य प्रसाद देखा, राजप्रसाद देखा, तो उसकी कृति जो है मानव से नहीं बल्कि देवों से कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो 36 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। याद रखिएगा ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण। इसको जो है किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ या कर्ण। अगर रहे तो कभी गलत ना होना चाहिए आपका, सॉरी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों के प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दशरथ। याद रखिएगा दशरथ जो था वो कौन था बताइए? अशोक का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। लेकिन यह ध्यान रखना कि अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था। इसी में एक गुफा का नाम गोपी गुफा सम्मिलित था।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन, ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन चमार गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीदारगंज पटना में। यही दीदारगंज में ही है। इसे जो है स्त्री रत्न नाम भी दिया गया था। चमार गृहिणी यक्ष की प्राप्ति हुई थी दीदारगंज में, जिसका नाम जो है स्त्री रत्न भी दिया गया था, याद रखिएगा। 38 के बाद आते हैं 39वें नंबर पर। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, लोहानीपुर से। याद रखिएगा, जैन तीर्थकारों की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वो लोहानीपुर से, हमारी संस्था से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही होगी। नेक्स्ट है 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसको चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन क्या? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि यह क्वेश्चन देखना, इसका आंसर कुछ समझ लेना, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितनी बातें बताई जा रही है ना उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि वहीं से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन जो है, कोई गारंटी थोड़ी कि यही क्वेश्चन उठा के देगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं उस चीज को अगर पकड़ के रखिएगा ना, तो इसी के इर्द गिर्द जब घूमेगा क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा। है ना कमाल की बात? इसको पकड़िए और कोशिश आंसर से ज्यादा क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। गलती बस इसीलिए होता है क्योंकि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो कभी भी सही आंसर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। जिस दिन क्वेश्चन को समझ में आना शुरू हो गया तो आंसर तो खटाक से रहेगा। है क्या प्रीलिम्स? है क्या 5 ऑप्शन है, 5 में एक ऑप्शन सही है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। वो एक आंसर को 1 मिनट में भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मजाक नहीं है तो और क्या है, सोचिए। और कट ऑफ कितना जाना है? 100 जाना है। तो पास करना तो बच्चों का खेल है, लेकिन प्रॉब्लम होती तब है जब हम इसको सही तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही तरीके से नहीं। इसलिए मैंने बीच में बता दिया हूं, इस बात को अंदर जाएगा ना तो बहुत बड़ा आपकी लाइफ को बदलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 41वां के बाद 42वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित करवाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मैंने ऊपर में भी बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा यानी कि फिलाडोल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था? तो 43 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंदुसार के समय में। क्लियर है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पोलीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्र का उपनाम से किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 44 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्ट्रेबो। याद रखिएगा, अस्ट्रेबो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, इसको समझते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को, यूनानी दूत यानी कि डोमलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंदुसार। जबकि यहां पे जो है मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हां 46 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाब्रू स्तंभ। याद रखिएगा, भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बड़ा आसान है। 48 नंबर क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहां थी? तो 48 का सही आंसर होगा, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में जो है अशोक की राजधानी थी। क्लियर है ना? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखते हैं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां का संगठित थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर जो होगा 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज का है कथन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यह केंद्रीकृत, यह भी सही था, करों का बोझ अधिक था, यह भी सही था, प्रशासन तंत्र कठोर था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी सारा का सारा कथन गलत है, सिर्फ एक ही कथन है जो सही है। तो 51 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। नेक्स्ट आते हैं 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। धम्म महामात का कार्य क्या थे? तो इसका 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धम्म नीति का क्रियान्वयन भी सही था, लोगों के बीच दान वितरण करना था, ये भी सही था, जन कल्याण के उपाय थे, ये भी सही था, यानी कि उपयुक्त में से सभी धम्म महामात के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर, न्यायिक अधिकारी, ये भी सही है, सैनिक अधिकारी, ये भी सही है रज्जुक, और कर वसूलने वाला अधिकारी, ये भी सही है रज्जुक। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि रज्जुक जो था ना तो अधिकारी था, ना तो सैनिक अधिकारी था, ना तो कर वसूलने वाला था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? 55 का, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य, इनका तो आता है ये कौटिल्य का, पाणिनि इनका भी आता है, और उपावर्ष इनका भी आता है। ये उपयुक्त में से 3, 1, 2, 3 तीनों का नाम आता है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। हां देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य की सुंदरता का उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दूसरा दीदारगंज के यक्षी, और बराबर की गुफाएं। तो 56 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? तो 57 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर द्वितीय स्तंभ से भी मिलती है, साथ में अभिशिलालेख से भी मिलती है, द्वादश शिलालेख से भी मिलती है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान में अंतर स्पष्ट है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवम शिलालेख। ध्यान रखिएगा, नवमा शिलालेख में जो है दान और धम्मदान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो नवमा में दान और धम्मदान दोनों है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कार्य जो है शामिल नहीं है? तो देखिए, विदेशी आक्रमण,
ये जो है शामिल है। अयोग्य शासक, ये भी शामिल है। आर्थिक संकट, ये तो गलती से भी नहीं शामिल हो सकता। प्रांतीय विद्रोह, ये भी शामिल है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं बना था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था, और इसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा का सारा आपके ऊपर मैंने फेंक दिया हूं। अब जितना ज्यादा बार हो सके इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलती से यहां से निकला और अगर आपने वहां सही बनाया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो 2 घंटा इस तरीके से रहेगा ना कि देखते देखते 110 क्रॉस करवा जाओगे। और अगर यहां आपने सीखा और वहां वही जानता हुआ क्वेश्चन आपने गलत करके आ गया तो वहीं डिसाइड हॉल में हो जाएगा कि 66 आपके हाथों से गया, चला गया। अब 67 के लिए पूरी तरीके से जोर लगाइए। तो अब सोचना आपको है कि 66 को किसी भी हालत में 110 क्रॉस करवाना है या फिर 67 के लिए इंतजार करना है। जो आज सोचिएगा वही आपका कल होने वाला। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग ला रही है। जो भी हो, चाहे मेरे छोटे भाई हो, चाहे मेरे बड़ी बहन हो, या जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जिस रूप में देखिए, रिलेशन क्या होता है ना, बस पवित्रता होती है। जिसमें कुछ सीखने का मौका मिले ना, वही रिलेशन सबसे बेहतरीन होता। फिर वो गुरु का हो, परिवार का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी ले लो। तो यहां पे जो है सीधा एक रिलेशन है। मेरा काम है बेस्ट करके सिखाना और आपका काम है बेस्ट होके इसको सीखना। तो जो भी आप सीखें मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करता हूं, जितना आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं कि कितना इंतजार करता हूं। जब आप लिखते हो तो अच्छी कमेंट जो होती है, जो वाकई में लगता है कि सच में हमारी वीडियो आपकी जिंदगी बदल रही है, तो उस कमेंट का मैं जवाब दे देता हूं। और जो लगता है बकवास, बोरिंग जैसा बात करता, तो फिर उसमें बस लाइक करके निकल जाता हूं। आखिर हमारी भी वक्त बचे, और अगर आप अपना वक्त दिए हैं तो हम रुक के उसको रिप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों अगर हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।